नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। बाल विकास का आपका अगला टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये दोनों आपके टॉपिक है। जी, एक ही टॉपिक का नाम है लेकिन इसमें दो वीडियो बनाऊंगा आपको। पहले जो वीडियो होगा इसमें देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन और परीक्षण, पाठ्यक्रम जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा का वो किस प्रकार से निर्धारित होता है, सबसे ज़्यादा पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यवस्थापन एवं अनुशासन, प्रयोग एवं अनुसंधान देखेंगे। और साथ ही साथ में इसमें देखेंगे जो बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण, जो भी कक्षा होती है उसमें जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण और निदान कैसे किया जाता है ये देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आगे बात करें बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में ही दिया है तो इस पर से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, आप जानते हैं कि पहले जब शिक्षा दी जाती थी तो बालकों का मस्तिष्क का विकास पर जोर दिया जाता है कि उसके मस्तिष्क का विकास कैसे हो। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। क्या है सर्वांगीण विकास? सर्वांगीण विकास का मतलब होता है, जब आपने विकास पढ़ा था, बाल विकास पढ़ा था, तो आपने देखा था कि विकास का मतलब क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास। उसी प्रकार से यहाँ पे सर्वांगीण विकास शब्द दिया। सर्वांगीण विकास का मतलब है उसका शारीरिक विकास भी होगा, उसका मानसिक विकास भी होता है, हर एक क्षेत्र में उसका विकास होना जरूरी है। तो सभी क्षेत्र पर इसका जोर दिया जाता है, जिसके कारण बाल मानव विज्ञान को भूमिका महत्वपूर्ण सर्वाधिक हो जाती है। जब आप इस सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान, बाल मानव विज्ञान कह लो या फिर बाल मनोविज्ञान जो होती है, इसकी भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए इसका उद्देश्य हो जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसकी अवधारणा क्या होगी कि जो बालक का विकास होता है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ना होकर के संपूर्ण क्षेत्र पर, सर्वांगीण पर हो जाएगा। मतलब हर एक विकास में हो जाएगा, हर एक प्रकार के क्षेत्र हो जाएगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद की गतिविधि हो, हर एक प्रकार से। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। हस्तपरक गतिविधियां, हस्तपरक गतिविधियों का मतलब होता है ऐसी गतिविधि जिसमें बालक अपने जो उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपने हाथ से करके सीखे, अपने हाथ से वो करे। जैसे वाद विवाद होता है, खेल कूद होता है, तो उसमें बालक खुद इन्वॉल्व होता है, तो उसके हाथ से क्रियाएं होती हैं, तो उससे बालक क्या अधिक अच्छे तरीके से सीखता है और उसका विकास भी अच्छे तरीके से होता है। भारतीय शिक्षाविद गीतू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। जो भारतीय शिक्षाविद हैं, भारतीय शिक्षाविद में बहुत ही टॉप पर नाम आता है गीजू भाई का। तो उनका जो बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है, क्योंकि वो उनको बोला जाता है क्या, माली बोला जाता है, और बाल को क्या बोलता है, यदि माली और बगीचे से तुलना की जाए तो उनको एक प्रकार से माली की तुलना दी गई है और जो बालक होते हैं उनको पौधे की तुलना की गई है। तो गीजू भाई जो हैं इनका विशेष उद्देश्य योगदान रहा है, और इनको या कह लें कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, किस प्रकार से उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का विकास किया है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो गीजू भाई आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको। इसके जो प्रश्न अभ्यास है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करें, जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेव प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। ये प्रश्न कितने बार पूछा जा चुका है मुझे खुद भी याद नहीं है, हर एक बार 2 बार सीटेट मैंने खुद क्रॉस किया तो मैंने देखा है। जिस समर्थित लैब जो होते हैं वो क्या होते हैं, लैब विद्यालय जो है प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। क्या है, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। विशेष ध्यान है, जो समर्थित लैब हैं वो क्या है, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। ये विशेष ध्यान देना, ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक पाठ्यक्रम आते हैं। यदि 3 ध्रुव जैसे त्रिभुज बनाते हैं ना, जैसे ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, तो एक कोने पे आप यहाँ पर शिक्षक को रख दीजिए। यहाँ पे यदि शिक्षक आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो त्रिध्रुवीय प्रणाली है। क्या है, त्रिध्रुवीय प्रणाली है। कौन ने कहा है, जॉन डीवी। जे इनकी जो टैगलाइन है, जो परिभाषा कह लो, आप जो भी कह लो या फिर कथन कह लो, प्रश्न आपको पूछा जाएगा, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। ये किसने कहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जॉन डीवी। अब दूसरा प्रश्न यदि पूछा जाए कि त्रिध्रुवीय प्रणाली में कौन कौन आता है, तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है। ऑप्शन दूसरे ऑप्शन ही मिलेंगे आपको, लर्निंग, स्पीकिंग एबिलिटी, खेल प्रतियोगिता, ये सब मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, शिक्षक करना है, बालक करना है और पाठ्यक्रम। त्रिध्रुवीय प्रणाली है। आज की शिक्षा पद्धति जो है बाल केंद्रित है। प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है।
पिछड़े हुए, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई बालक मंदबुद्धि है तो उसको विशेष पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसको अलग से स्कूल नहीं भेजा जाता कि किसी अलग स्कूल भेजने की सलाह दी जाए। उसके हिसाब से जो होता है पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, तो उनको अलग नहीं करना, स्कूल वही रहेगा, तो एक साथ ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। बालकों की प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम तैयार होता है, जो उसको शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षक को पता होना चाहिए कि बालकों की जो प्रवृत्ति कैसी है, उसकी रुचि कैसी है और उसकी क्षमताएं क्या क्या हैं, कितनी क्षमता है उसकी ग्रहण करने की, किस प्रकार की क्षमता है। तो इसकी जानकारी शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि एक अच्छे शिक्षक के लिए जरूरी है उसकी बालकों की प्रवृत्तियों की जानकारी, उनकी रुचियों की जानकारी, उनकी क्षमताओं की जानकारी। जो तीनों ऑप्शन जिसमें मिल जाए वो आप ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कुछ में मिलेगा, दो मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, तो जिसमें तीनों मिले वो ऑप्शन सही होगा। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर भिन्नता पर प्रकाश डाला है। जो व्यवहारिक विज्ञान है उसने क्या किया है, जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की परस्पर भिन्नता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, और क्या कहता है, इसलिए संभव हो सका है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषता पर ध्यान दे और उनके लिए प्रबंधन करे, उसके लिए प्रबंध करे। विशेष क्या है कि जो विद्यार्थी होता है, हर एक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं आपके स्कूल में, तो हर एक विद्यार्थी को अलग से ध्यान देना जरूरी होता है। उस पर ध्यान देना जरूरी होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, किस प्रकार की गलती कर रहा है, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, ये उस शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, जे इंपोर्टेंट जरूरी है। जिस प्रकार से अवधारणा जरूरी थी उसी प्रकार से विशेषता। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं जैसे कि मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं और व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वही मैंने बात की, अभी क्षमता बताया था, लेकिन यहाँ पर मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। यदि शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, सबसे जरूरी होता है प्राइमरी लेवल की, बहुत जरूरी होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार से दी जाए। शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षा है वो बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रेरणा कैसी है, संवेग जो उसके किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। बालक जो कुछ सीखता है, उसे उसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। बालक जो भी सीखता है उसकी किस आवश्यकता है या नहीं है, बोलते ना एक आवश्यकता से संबंधित एक सिद्धांत है कि जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो जल्दी सीख लेते हैं। यदि किसी को भूख लगी है तो वो खाना का जुगाड़ कर लेंगे, किसी भी तरह से खाना का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन यदि भूख नहीं है तो वो खाने से संबंधित कोई सा भी कार्य नहीं करेंगे। तो क्या होता है, आवश्यकता, यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो चीज़ जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन यदि उसकी आवश्यकता नहीं है उसके जीवन में तो उसको नहीं सीख पाते, कितना भी आप कोशिश कर लें। वही बात हो जाती है ना कि यदि एक घोड़ा है उसको तालाब तो ले जा सकते, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। क्या, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी तब पिएगा जब उसको पानी की आवश्यकता होगी, तब वो पी लेगा, बहुत ही सर्तियाँ पिएगा, लेकिन जब उसको पानी नहीं पीना, पानी की आवश्यकता नहीं है तो उसको नहीं पिला सकते हैं। स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताएं स्कूल पूरी नहीं कर पाता, या पर स्कूल पूरी नहीं होता, स्कूल में वो उन समस्याओं का क्या होता है, पूर्ण नहीं कर पाता है। ऐसी जो ज़रूरतें होती हैं बालकों की उसको पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए स्कूल से भाग जाते हैं। बालक जो भागते हैं वो क्यों होते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो सही से नहीं हो पाती है, बालकों के हिसाब से नहीं हो पाती है। परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इसके दोषों का मूल कारण उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही कहीं ना कहीं है। मतलब में बालक की जो मानसिक ज़रूरत है, सामाजिक ज़रूरत है, उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए शिक्षक क्या जानता है कि जो बालक होते हैं वो स्कूल से भाग जाते हैं। सबको लगता है कि वो दंड है, वो दंड नहीं। अतः कुशल शिक्षक मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों में भेद करके उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देता है। जो कुशल शिक्षक होता है, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, सामान्य बुद्धि बालक हो या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले बालक हो, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो बुद्धि है, उसमें भेद करके उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देता है। शिक्षा देने में शिक्षा को बालक और समाज की आवश्यकताओं में समन्वय करना होता है। यदि आप शिक्षा दे रहे हैं तो वो शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक शिक्षा में आवश्यकता है उसकी कि नहीं है। जो सामाजिक तौर पर से शिक्षा आवश्यक होती वही शिक्षा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और वही लाभकारी होती है, तो उसका समन्वय कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब बात करें शिक्षण विधि की।
अब शिक्षण विधि जो होती है किस प्रकार से होती है, इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए। ये क्या बताता है, शिक्षा शास्त्र। यदि शिक्षा शास्त्र की बात करें तो शिक्षा शास्त्र आपको यह बता देगा कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, तो ये तो शिक्षा शास्त्र बता दे। परंतु समस्या ये नहीं होती कि क्या पढ़ाया जाए, समस्या ये होती है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए बालकों को ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो यदि इस समस्या का समाधान करना है आपको, तो इसके लिए सुझाव दिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान की जो शिक्षा होती है उसकी सहायता ली जाए, उसके हिसाब से पढ़ाया जाए। कौन से, बाल मनोविज्ञान। शिक्षा शास्त्र आपको बता सकता है कि क्या पढ़ाना है बालकों को, लेकिन कैसे पढ़ाना है यह आपको पता चलेगा कौन में, बाल मनोविज्ञान में पता चलेगा, या बाल मनोविज्ञान में। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है इसमें। अब मूल्यांकन और परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण किस प्रकार से है इसमें। शिक्षण में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो शिक्षण विधि है इसमें जो होता है बाल मनोविज्ञान जो होता है, सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी, विधियां कौन कौन सी होती हैं, महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, जो लाभदायक कौन कौन से होते हैं, हानिकारक कौन कौन से होते हैं, और इसमें किस प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, किस प्रकार के वक्र अपनी अधिगम वक्र आपने नहीं पढ़े हैं। यदि टाइम मिलेगा बहुत जल्दी इसको करवाऊंगा, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो सिलेबस के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अधिगम वक्र होते हैं, 3-4 प्रकार के वक्र होते हैं, उन्नोत्तर वक्र, उत्तरोत्तर वक्र, शून्य वक्र। तो इसमें किस प्रकार की शिक्षा का जो महत्व होता है, किस प्रकार से पता चलता है कि कैसी शिक्षा है। तो विधियों में ये जरूरी होता है कि रुकावट कहाँ पर आ रही है, कैसे रुकावट आ रही है, उसके हिसाब से उसमें शिक्षा कौन कौन सी देनी है। ठीक है, अब आगे बात करें कि मूल्यांकन और परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण जो होता है, मूल्यांकन कई प्रकार से किया जाता है। एक तो मूल्यांकन होता है जो परीक्षा ली जाती है साल के अंत में, और एक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन होता है जिसको CCE बोलते हैं। सतत मूल्यांकन जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली एवं में सतत मूल्यांकन जो बहुत जरूरी होता है। सतत मूल्यांकन से होता है कि बालक के जो है दिनचर्या से लेकर के पूरे दिन की रूटीन से लेकर के उसके घर में उसके दोस्तों के साथ में कैसी बातचीत होती है, कैसे वो स्कूल के ग्राउंड में रहता है, कैसे शिक्षकों से बात करता है, किस प्रकार से उसका व्यवहार रहता है, इन सब का मूल्यांकन जो होता है वो होता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है कि बालक के हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो शिक्षक परीक्षा ले रहा हो या ना ले रहा हो, लेकिन उसका मूल्यांकन होता है, उसका अवलोकन करते रहते हैं शिक्षक। तो ये होता है मूल्यांकन और परीक्षण। पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है ये जरूरी होता है कि किस प्रकार। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके लिए जरूरी इंपॉर्टेंट होता है कि यदि बाल केंद्रित शिक्षा आप करा रहे हैं तो पाठ्यक्रम कैसा होगा उसका। तो पाठ्यक्रम जो होगा समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से होगा। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर एक बालक में भिन्नताएं होती है, हर एक समाज में भिन्नताएं होती है, प्रेरणाएं किस प्रकार से मिलेंगी बालक को, उसके मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित होना चाहिए कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, समाज की क्या आवश्यकता है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर जो है तो पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के भी ऊपर ऐसा पाठ्यक्रम थोपा नहीं जाता। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिर्फ सहारा लेना को, किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, कैसा पाठ पढ़ाना है। लेकिन यदि पाठ्यक्रम बहुत बोझिल हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं कहलाती है, फिर वो क्या कहलाती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कहलाएगी। कैसी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कहलाएगी। व्यवस्था एवं अनुशासन। व्यवस्था एवं अनुशासन में क्या देखेंगे अपन, व्यवस्था एवं अनुशासन। व्यवस्था एवं अनुशासन जो है इसमें क्या करना होता है, यदि कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं तो वो शरारती होते हैं, उनको डांटना नहीं है। क्या करें अपन, ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी करें, ऐसी कौन सी गतिविधि करें जिससे क्या करें, शिक्षक जो है बालकों की जो क्रिएटिविटी है, जो उनका मजाक करने का या फिर गुस्सा करने का, शरारत करने का जो उनका जो तरीका है या फिर जो प्रेरणा उनको मिलती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ से वो सीखते हैं, ये कारण जानना जरूरी होता है। वो उस जो सीखा है उसको किस प्रकार से पॉजिटिव वे में उसको लेकर के आना है। तो इसकी व्यवस्था करना कौन सा होता है, एक शिक्षक का दायित्व होता है। जो अच्छा शिक्षक होता है वही इसकी भिन्नताओं के आधार पर बाल मनोविज्ञान ही शिक्षक को बताता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। एक ही व्यवहार जो होता है, कई व्यक्ति होते हैं, मान लो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में व्यवहार एक जैसा ही होगा लेकिन उनकी प्रेरणा जो होती है वो अलग होती है, सबकी अलग होती है। शिक्षक को उनके असली प्रेरक कारणों का पता लगाकर उनके अनुकूल व्यवहार करना होता है। जो असली प्रेरक कारक है कि आखिर क्यों कर रहा है बालक, यदि भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है स्कूल से, तो उसका कारण पता करना होता है। इस प्रकार से उसकी शिक्षण व्यवस्थापन एवं अनुशासन करना पड़ता है शिक्षक को। अब प्रयोग एवं अनुसंधान। प्रयोग एवं अनुसंधान जो है किस प्रकार से करने पड़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जो बाल मनोविज्ञान है उसका सहारा लेना पड़ता है।
वो किस प्रकार से लेंगे, उसमें नई नई परिस्थितियाँ आएंगी, नई नई समस्याएं आएंगी, उनको नए नए तरीके से सुलझाना होगा, उसके निष्कर्ष निकालने होंगे, नए नए अनुसंधान करने पड़ते हैं, उसकी जांच करनी पड़ती है, और साथ ही साथ प्रयोग भी करना पड़ता है। जब तक आप एक बार शिक्षक जो होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, वो यदि बालकों को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए नहीं देंगे तो किस प्रकार से सीखें। तो बालकों को क्या होता है, दायित्व देना होता है। अनुसंधान यदि करना है, बालक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, किस प्रकार से सीखा है उसने, नहीं सीखा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बालकों को देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से प्रयोग एवं अनुसंधान करना जरूरी होता है। कक्षा में समस्याओं का निदान एवं निराकरण। अब बाल केंद्रित शिक्षा जो है, इसकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं तो होंगी, स्वाभाविक सी बात है, जब छोटे छोटे बालक हैं तो समस्याएं भी होंगी। तो बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर के इसकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो वीडियो होगा वो होगा कौन सा, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर वीडियो आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।